सभी दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, आज रविवारीय सहज चर्चा अंक 4 लेकर मैं उपस्थित हूं। पहले 3 अंक आप देख ही चुके हैं और आज चौथे अंक में इनवाइट किया है सम्माननीय डॉक्टर इंदर सेन सहारण। आप जिला संगठन आयुक्त हैं सिरसा में और भारत स्काउट एंड गाइड ऑफिसर हैं, संग्रिया निवासी हैं। शिक्षा विभाग में आप व्याख्याता के पद पर आसीन हैं और सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल चौटाला में कार्यरत हैं। आपने अपने जीवन काल में अध्ययन के अलावा और भी कई काम किए हैं। उन सब की सहज चर्चा हम आज के इस अंक में करेंगे। मैंने सारण जी को इनवाइट कर दिया है और थोड़ी ही देर में हमारे साथ उपस्थित होने वाले हैं और फिर हम उनसे बातचीत करना शुरू करेंगे। अभी इनवाइट कर दिया है मैंने और उपस्थित होते ही होंगे। हाँ जी, इनवाइट कर दिया है। माननीय डॉक्टर इंदर सेन सहारण जी, अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो कमेंट में लिखिए और इनवाइट मैंने आपको कर दिया है। आप जुड़ने का प्रयास करें। दोपहर में हमने छोटा सा अभ्यास कर लिया था, उसमें हम जल्दी जुड़ गए थे। थोड़ी ही देर में उपस्थित होने वाले हैं और अभी प्रेम मंडा देखना शुरू कर चुके हैं। नमस्कार कह रहे हैं आप। प्रेम मंडा जी संग्रिया से हैं। इंदर सेन सहारण जी ने हाँ बोल दी है कि जी मैं तैयार हूँ। आपको मैंने इनविटेशन भेज दिया है डॉक्टर साहब, आप उसे स्वीकार करें और उसके बाद आपका अप्रूवल आएगा और फिर मैं आपको इस कार्यक्रम में ऐड कर लूँगा और हमारी बातचीत शुरू हो जाएगी। इंदर सेन जी, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आपने कहा है हाँ, तो कृपया जुड़ने का प्रयास करें। और आई डिड नॉट रिसीव इनविटेशन येट। ठीक है जी। मैंने अभी दोबारा देख लिया है, आपको इनविटेशन भेजा जा चुका है। थोड़ी देर में आपके पास कोई ना कोई नोटिफिकेशन आएगा, आप उसे स्वीकार करेंगे। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। हाँ, आपको इनवाइट कर चुका हूँ मैं और थोड़ी ही देर में आपको कोई ना कोई समाचार मिल जाएगा तो हमारी बातचीत आगे शुरू हो जाएगी। इस कार्यक्रम से पहले भी 3 अंक हमारे आ चुके हैं और उसका भी हमारे दर्शकों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। इस कार्यक्रम को कोई विशेष आग्रह से शुरू नहीं किया गया, सहज रूप से ही शुरू हो गया था और हमारे वरिष्ठ भ्राता ओम पारिक पत्रकार हैं रावतसर में, उन्होंने इसका पहले अंक का नाम सहज दे दिया था तो मेरे को बड़ा पसंद आया, तो इस कार्यक्रम का नाम यही रख दिया। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, साक्षात्कार नहीं है या कोई और वार्तालाप नहीं है। हाँ जी, आया तो है संदेश। हाँ जी, इंद्र सेन सारण जी का संदेश आ गया, मैंने अप्रूवल दे दी है, ऐड भी कर दिया है सर आपको मैंने। ऊपर शो हो रहा है एडिंग और थोड़ी ही देर में आप जुड़ने वाले हैं। तो इसका नाम हमने सहज चर्चा इसलिए रखा हो गया कि इसमें साक्षात्कार में या इंटरव्यू हम लेते हैं, उसकी एक अपनी सीमाएं होती हैं। मुश्ताक खान नमस्ते कह रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। तो उसमें बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, उसकी एक सीमाएं होती हैं, जबकि सहज चर्चा में इस तरह की कोई बंदिशें नहीं होती हैं। मित्रवत बैठ करके बात करते हैं। शंकर गिरी जी भी उपस्थित हो गए हैं, काफी लोग जुड़ रहे हैं। आप अपने दोस्तों को भी जोड़िए क्योंकि सहज चर्चा में बहुत कुछ हमें ऐसा मिल जाता है कि जो चर्चा करने वाला कहना चाहता है लेकिन अपनी बात को किसी न किसी कारण से कह नहीं पाता, क्योंकि इंटरव्यू की या साक्षात्कार की अपनी सीमाएं होती हैं। इसलिए सहज चर्चा में वो सभी बातें
जो वो कहना चाहता है वो हमारे सामने आती हैं और अपने दिल से निकलती हैं। लालचंद भाटी जी कह रहे हैं, राम राम जी, आप नाथवाड़ा संग्रिया से हमें देख रहे हैं। भाटी जी, आपका स्वागत है, और भी अपने दोस्तों को जोड़िए, इनवाइट कीजिए और शेयर कीजिए इस कार्यक्रम को। आपका अपना कार्यक्रम है ये। और मुश्ताक जी कह रहे हैं कि हम दुबई से देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें इतनी दूर से ट्यून किए हुए हैं, देख रहे हैं, स्वागत है आपका। और कार्यक्रम को शुरू होते ही थोड़ा सा टाइम लग रहा है, एडिंग शो तो हो रही है, देखते हैं कुछ ही क्षणों में डॉक्टर साहब, माननीय डॉक्टर साहब जुड़ने वाले हैं। और मैं डॉक्टर इंद्र सैन जी से गुजारिश करूंगा कि जुड़िए। दुबई तक के लोग आपको देखने के लिए लालायित हैं और संग्रिया के भी कई दर्शक इस कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके हैं और कुछ ही क्षणों में आप जुड़ने वाले हैं। सुनीता बिश्नोई जी नमस्ते कह रही है हम दोनों को। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस अंक को आप देखिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा। बात कर रहे थे इस कार्यक्रम की, सहज चर्चा की। तो सहज करके, सहजता से जो बातें हमारे मन में छिपी होती हैं, जो हम बताना चाहते हैं, जो लोग सुनना भी चाहते हैं, और वो बहुत ही रोचक होती हैं, सरल होती हैं, सहज होती हैं, उनको हम विशेष तरजीह नहीं देते हैं। वो सभी बातें हमारे सामने हमारे जब आती हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही आनंद का विषय हो जाता है। शंकर गिरी जी कहते हैं विजय सिंह भाटी जी भी मेरे साथ देख रहे हैं, आप दोनों का स्वागत है। और जगदीश परिहार जी जय भीम सर कह रहे हैं, आपको भी जय भीम। और डॉक्टर साहब, एडिंग शो हो रही है आपकी, हो सकता है कि कुछ क्षण लग जाएं जुड़ने में, डटे रहिए मैदान में, तो ताकि कार्यक्रम आगे बढ़े। अभी तक तो एडिंग हो रही है, शायद कुछ थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। जुड़िए और हम अपनी चर्चा शुरू करें। तो इस तरीके से बहुत सारी हमारे दिल की बातें होती हैं और लोग भी सुनना पसंद करते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं, बड़ी आनंददायी होती हैं, और उसमें कई बड़ी हंसाने वाली बातें भी जुड़ी होती हैं, रुलाने वाली भी बातें जुड़ी होती हैं। और जिस पद पर आदमी पहुंचा है वो तो हमें दिखाई देता है, कंगूरा जिसको हम कहते हैं, महल का कंगूरा। कंगूरा सबको दिखाई देता है और हम सिर ऊंचा करके कह देते हैं वाह क्या मकान बनाया है। बनवारी सहारण जी भी नमस्कार कह रहे हैं, जुड़ चुके हैं हमारे से। डॉक्टर साहब जुड़ने में थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, शायद कुछ नेटवर्क की तो प्रॉब्लम मैं नहीं समझता, क्योंकि वाईफाई है दोनों तरफ। अच्छा जी, तो कंगूरे को सब लोग देख लेते हैं, उसकी सराहना भी कर देते हैं, कुछ मीन मेघ भी निकाल देते हैं, लेकिन नीम की तरफ ध्यान बहुत कम लोगों का जाता है। कुलविंदर सिंह सरा जुड़ चुके हैं, इन्होंने जी शब्द लिख करके भेजा है। आपको भी बहुत बहुत जी आयानु बोलता हूं मैं, और अपने मित्रों को भी इनवाइट कर लीजिए। मैंने डॉक्टर साहब को इनवाइट कर रखा है। इंद्र सेन जी थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और इंद्र सेन सहारण जी बोल रहे हैं कि सभी व्यूअर्स को नमस्कार। बिल्कुल जी, आपका ऊपर एडिंग शो हो रहा है और आप जुड़ते ही कनेक्शन फेल हो गया आपका। मैं आपको दोबारा इनवाइट करता हूं सर, दोबारा जोड़ता हूं सर। अभी ऐड कर दिया मैंने आपको। हाँ जी, दोबारा ऐड कर दिया सर आपको। इंद्र सेन जी दोबारा ऐड कर दिया है आपको, और अब तो आप जल्दी ही जुड़ने वाले हैं। सुभाष कालवा जी भी देखना शुरू कर चुके हैं, नमस्ते कहते हैं। जुड़ गए। डॉक्टर साहब, इंद्र सेन जी सर, सहारण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे दर्शकगण मित्रगण काफी देर से आपका इंतजार कर रहे थे और आप उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
सभी की तरफ से सुभाष कालवा भी नमस्ते कह रहे हैं आपको, अमित शर्मा जी भी नमस्कार कह रहे हैं आपको, और भंवर मेहरड़ा सब लोगों ने नमस्ते कही है। जगदीश परिहार जी भी कह रहे हैं कि सर आवाज नहीं आ रही, किसकी आवाज नहीं आ रही? अभी मैंने डॉक्टर साहब को बोलने के लिए कहा नहीं है। और प्रेम मंडा जी धन्यवाद कह रहे हैं। और आवाज में फिर अपनी भी चेक कर लेता हूँ थोड़ी सी। हाँ, फुल आवाज है हमारी। शंकर गिरी जी भी कह रहे हैं कि नीम की ईंट की जो बात आपने की है ये बहुत अच्छी लगी मुझे। विष्णु शर्मा जी भी नमस्ते कहते हैं। तो डॉक्टर साहब से बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए। और मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं कृष्ण सोलंकी सखी से नमस्कार कह रहे हैं। तो सभी का हार्दिक स्वागत है। और बीच बीच में जैसे ही मौका मिलेगा मैं भी नाम पढ़ता रहूंगा, और डॉक्टर साहब को मौका मिलेगा तो वो भी आपके नाम पढ़ते रहेंगे। रामचंद्र ब्यावत रोजड़ी से हमें देख रहे हैं। सभी का स्वागत है, और भी हमारे साथ जुड़ेंगे उनका सबका स्वागत है। और जितनी कोशिश होगी सब लोगों के हम नाम पढ़ने की कोशिश करेंगे। नाराज मत होइएगा, कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। तो सबसे पहले डॉक्टर इंद्र सेन जी सहारण, आपका सभी ने स्वागत किया है। मैं आपकी तरफ से अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। और आपसे अपने बारे में थोड़ी सी मैंने आपको जानकारी दे दी, और आप अपने श्रीमुख से अपनी जानकारी कुछ दीजिए कि अभी आप क्या कर रहे हैं। जी। नमस्कार कैद साहब। बहुत बहुत अ, नमस्कार सर। सभी को बहुत नमस्कार और गुड इवनिंग। साथियों के नाम कैद साहब ने सबके पढ़े हैं, और बहुत धन्यवाद बनवारी भाई साहब का कि पिछली चर्चा में वो आपके साथ थे और उन्होंने मुझे ये मौका दिया। बहुत सारे परिचित मेरे और बहुत सारे आपके परिचित नाम मैं पढ़ रहा था, टेक्निकली थोड़ी दिक्कत की वजह से लेट जुड़ पाया। आपने सबका अभिवादन किया, मैं अपनी ओर से भी सबका अभिवादन करता हूँ। दो तीन लोग मेरे काफी करीबी, मंडा जी, मैडम सुनीता जी और कुलविंदर जी के नाम पढ़े। हम लोग लगभग योगा क्लास और स्काउटिंग के साथी हैं, तो ये मेरे साथी हैं। और जो साथी नहीं है वो भी आज की चर्चा के बाद मेरे एक तरह से साथी है। आपके द्वारा उनसे मिलने का मौका मिला है, तो उन सबको भी मैं अपनी ओर से साधुवाद देता हूं और सबको नमस्कार कहता हूं। बहुत अच्छी बात कही आपने डॉक्टर साहब जी। तो चर्चा को शुरू करते हैं। जैसा कैद साहब ने आपको बताया, अध्ययन अध्यापन का काम है, और हरियाणा गवर्नमेंट में मैं प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। स्वामी केशवानंद की जो कर्म भूमि है संग्रिया, एक शिक्षा में बहुत अग्रणी नाम है, और मेरा ये सौभाग्य है कि स्वामी जी की इस कर्म स्थली में, उनके चरणों में मेरा निवास स्थान बना है और मुझे यहाँ रहने का मौका मिल रहा है। पिछले लगभग 18 वर्षों से मैं हरियाणा गवर्नमेंट में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। अभी नजदीक के ही विद्यालय चौटाला में कार्यरत हूँ। मेरी आवाज के सब ठीक आ रही है? जी हाँ, आवाज ठीक आ रही है आपकी। तो बिल्कुल पास का ही कस्बा है। एक तरह से जिस एरिया में हम रहते हैं, ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तीनों का ज्वाइंट सा एरिया बनता है। तो क्योंकि बड़ी सेज चर्चा है तो लोग अक्सर मजाक भी करते हैं। ये एक संयोग है। मैं बेसिकली पंजाब का रहने वाला हूँ। फाजिलका के पास एक छोटा सा गांव सहतीर वाला करके है, जहाँ जी मेरा बचपन बीता और मेरी स्कूलिंग वहाँ हुई। तो बेसिकली पंजाब से बिलोंग करता हूँ, और मेरी जो कर्म भूमि है वो हरियाणा है। चौटाला में कार्यरत हूँ। सरसा के अनेक स्कूलों में कार्य करने का अवसर मिला मुझे, और राजस्थान में रहता हूँ। तो एक तरह से लोग कहते हैं कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तीनों का समावेश है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सबके लिए बहुत अच्छी बात कही आपने। त्रिवेणी संगम हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल, पंजाब से आते हैं और राजस्थान में रहते हैं, और दिन में कार्य क्षेत्र के लिए हरियाणा में चले जाते हैं। तो चर्चा में
बचपन जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था सर, फाजिल्का के पास एक छोटे से गांव में बचपन बीता। वहाँ मेरी स्कूलिंग हुई और बिल्कुल पाकिस्तान की जो हमारी बॉर्डर है उसके पास हमारा छोटा सा गांव, जिससे पाकिस्तान का बॉर्डर में 4 किलोमीटर था। और बचपन में हम लोग खेत जाया करते अपने दादाजी अपने पापा के साथ। तो मेज हमारे जो खेत थे उससे तो 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा बॉर्डर था। जी आजकल के जैसे हम हालात देखते हैं, दुनिया में जो परिवर्तन हुआ है, या फेंच हो गई है या टेंस का दौर हो गया, उस जमाने में शायद ऐसा नहीं था। जब हम बचपन में वहाँ गांव में स्कूल टाइम से आ जाना तो पेरेंट्स के साथ खेत चले जाना, पशु चराने चले जाना। तो पता नहीं बचपन में कितनी बार हम लोग गलती से पाकिस्तान में चले गए और आ गए, क्योंकि उस टाइम इस प्रकार की फेंसिंग या तारबंदी नहीं हुआ करती थी। और जिस नहर से हमारे खेतों को पानी लगा करता था, उसी नहर से पास के पाकिस्तान के खेतों को पानी लगा करता था। कुछ इस प्रकार का बचपन रहा। सब लोग हम जानते हैं 84 के बाद कुछ जो दौर है वो टेंस रहा ब्लू स्टार के बाद, और हमारे लिए भी बड़ा संकट का पीरियड रहा। और 86 में जो पापा थे वो वहाँ से पंजाब से माइग्रेट होकर के सिरसा जिला के एक छोटे से गांव गोदिका में माइग्रेट हुए, और लगभग 20-25 वर्ष का जो जीवन काल वहाँ बीता। मेरी स्कूलिंग और कॉलेज की जो लाइफ थी फिर वो सिरसा में रही। तीनों राज्यों में रहते हुए अपनी शिक्षा मुकम्मल करके सिरसा से पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मेरा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जाना हुआ, और वहाँ से मैंने एमफिल किया और उसके बाद रिसर्च किया। इकोनॉमिक्स मेरा जो है अध्ययन अध्यापन का जो क्षेत्र है। बहुत सारे साथी बीच में आ रहे हैं। साहब राम जी लोहरा आए हैं, उनको राम राम कह रहे हैं। राम राम मैं एक बार कहता हूँ। बनवारी जी का फिर एक बार निवेदन आया है, बनवारी जी को भी नमस्कार। जीत राम जी पूनिया हमारे बीच में जुड़े हैं, नमस्कार। आपको कह रहे हैं जोगा सिंह जी, आपकी तरफ से भी मैं उनको नमस्कार कहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी बीच एक मजाक का विषय आ गया सर, आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो बड़े खुशमिजाज अंदाज में हम सब एक परिवार की तरह बैठे। तो जब 84 के बाद 86 में आज जिस एरिया में जो मेरा कार्य क्षेत्र है, चौटाला कालवाड़ा या गोदिका में मेरे पापा का जो मेरा पेरेंटल होम है, जब हम लोग 86 में आए तो आप सब जानते हैं कि पंजाब जो है वो पंजाबी भाषा क्षेत्र है एक तरह से। और मेरी जो स्कूल की शिक्षा थी वो पंजाबी में हुई। और जब हम लोग 86 में यहाँ पर आए तो मैं 8th क्लास में था, और गोदिका जब गांव में आए तो कोइंसिडेंस से मुझे किसी भी विद्यालय में एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि 8th क्लास का उस टाइम बोर्ड हुआ करता था और मुझे हिंदी पढ़ना और लिखना नहीं आता था जी। पापा मुझे लेकर के कभी रिसालिया खेड़ा के स्कूल में, कभी गोरीवाला, कभी कालवाना, कभी चौटाला जाते, लेकिन सभी जो गवर्नमेंट स्कूल थे वो मना करते। लेकिन फिर कुछ पॉलिटिकल हस्तक्षेप की वजह से उस वक्त ताऊ चौधरी देवीलाल को मैं नमन करता हूँ, उनके आशीर्वाद से मुझे एक विद्यालय में 8th क्लास में दाखिला मिला जी। और ये एक सहयोग रहा। जिस विद्यालय में 8th क्लास में मुझे दाखिला मिला और मुझे हिंदी नहीं आता था, 87 में मैंने अपनी 8th क्लास पास की और उस स्कूल का उस साल में बोर्ड एग्जाम में टॉपर रहा। वाह, बहुत बढ़िया, बताइए। मेरा जो कंपटीटर था, मुझे याद आज भी याद है, उसके 250 नंबर थे और मेरे 251 थे। वाह। और उसके बाद 2004 में जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ हरियाणा गवर्नमेंट में, 3 साल मेरी सिरसा के पास ही नुइया वाली में पोस्टिंग रही और उसी विद्यालय कालवाना में मैं 2007 में दोबारा प्रवक्ता के पद पर आया। वाह। और कुछ टाइम बाद उस विद्यालय के जो मेरे प्राचार्य थे, जो वर्तमान में आजकल हमारे जिला शिक्षा अधिकारी हैं श्रीमान संत कुमार जी बिश्नोई, और स्काउट में हमारे डिस्ट्रिक्ट चीफ कमिश्नर भी हैं, वो प्राचार्य हुआ करते थे। उनकी प्रमोशन हो गई, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पद पर वो डबल चले गए और उस विद्यालय का कार्यभार मुझे मिला जी। वहाँ की पंचायत बहुत एक्टिव थी, जगदेव जी साणवा सरपंच हुआ करते, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के लिए बहुत काम किया उस गांव में। तो अक्सर हम लोग जब इंडिपेंडेंस डे और
रिपब्लिक डे का वहाँ सम्मेलन करते थे, तो मैं अपनी वेलकम स्पीच में एक लाइन हमेशा बोला करता था कि जब मैं 86 से पंजाब से आया, ये वही विद्यालय है जिसने मुझे कभी 8th क्लास में एडमिशन देने से मना किया, आज मैं उसी स्कूल का प्राचार्य हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये एक संयोग रहा। प्रेमचंद दोरा जी परिणाम कह रहे हैं कैद साहब आपको, मैं आपकी तरफ से और जी अपनी तरफ से भी उनको प्रणाम करता हूँ। जी जी जी। प्रेम जी मंडावा लिखते हैं। प्रेम जी आपका भी धन्यवाद। तो सरपंच साहब अक्सर ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब कम से कम इस चर्चा को अब छोड़ दीजिए। मैंने कहा कैसे छोड़ दूं? ये नहीं कैसे छोड़ती। छोड़ दूं? जिस विद्यालय ने एडमिशन के लिए दरवाजे मेरे लिए बंद कर लिए थे, आज उस स्कूल का मैं एज ए डीडीओ वहां पर रहा सर। जी पढ़न पढ़ान का जो दौर था वो सर चलता रहा। ये तो गवर्नमेंट जॉब की बात है। जी 2004 से मैं जॉब में आया रिसर्च मुकम्मल करने के बाद। जी उससे पहले लगभग 8 वर्ष मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया, वो भी एजुकेशन लाइन में। जी हिंदू कॉलेज रामा मंडी में, डीएन कॉलेज कालावाली में, और जेसीडी विद्यापीठ जो है सिरसा, इन 3 शैक्षणिक संस्थान में, और बीच में कुछ टाइम इलाहाबाद में के एक पब्लिक स्कूल में भी प्राचार्य के पद पर रहा। तो इससे लगभग 8 वर्ष प्राइवेट सेक्टर में अध्ययन अध्यापन का काम किया, और अब लगभग पिछले 17-18 वर्ष से गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो लगभग 23 वर्ष का जो मेरा जीवन है वो शिक्षा से जुड़ा रहा है। और गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद आज जो मेरा बेसिक जो काम है कैसा मैं बताना चाहता हूँ। जब 2004 में मैं गवर्नमेंट जॉब में आया तो उसी टाइम हमारे सिरसा के इंचार्ज हुआ करते थे जिला संगठन आयुक्त श्रीमान कमलजीत जी शर्मा, उन्होंने मुझे स्काउटिंग के क्षेत्र से जोड़ा और मैंने अपना बेसिक 2005 में किया। और उसके बाद से फिर मैं शिक्षा के साथ साथ जो है स्काउटिंग क्षेत्र में कार्य करता रहा हूँ। जी जी। बहुत सारे लोगों में सरोज बाला जी देख रहे हैं, बलकार धंजू अनूपगढ़ से देख रहे हैं। धंजू साहब को, सरोज जी को नमस्कार कैद साहब की ओर से, और जी मेरी ओर से जी जी नमस्कार। तो बेसिकली अब कैद साहब मैं स्कूल में ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता हूँ अध्यापन के कार्य को, क्योंकि पूरे जिला का कार्यभार आ गया स्काउटिंग में। धीरे धीरे जो ट्रेनिंग थी वो स्काउटिंग में चलती गई। लगभग बच्चों से रिलेटेड हमारी 3 ट्रेनिंग होती है, वो मैंने मुकम्मल किया 2012 तक। और उसके बाद जो बाकी की ट्रेनिंग थी मेरी, आज मैं लगभग इस एरिया का जो है हमारी जो अंतिम ट्रेनिंग होती है लीडर ट्रेनर 2019 में मुकम्मल किया। और स्काउटिंग के क्षेत्र में जो हमारी एक तरह से इंटरनेशनल ट्रेनिंग होती है वो मुकम्मल कर ली। तो उसके बाद मैं सिरसा जिला का जो स्काउटिंग का है वो कार्यभार देखता हूँ। बहुत बढ़िया। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेकों प्रकार की योजनाएं शिक्षा के साथ साथ स्कूलों में चलती है। बेसिकली लोग ज़्यादा पॉपुलरली जो नाम जानते हैं वो एनसीसी का जानते हैं। एनसीसी हुआ, स्काउट और एनएसएस, रेड क्रॉस, ये सारी जो एक्टिविटीज है ये शिक्षा के साथ चलती है। तो पिछले लगभग 18 वर्षों से गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद पहले मैंने स्कूल लेवल पर स्काउटिंग की और उसके बाद मुझे जिला का कार्यभार मिला और आज मैं स्टेट टीम का भी मेंबर हूँ। और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अनेकों जो हमारे इवेंट होते हैं उनमें भाग लेने का मौका मिलता है। डॉक्टर साहब, इसमें मैं आपको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि स्कूल में, कॉलेज में ये सारी शिक्षाएं जो परंपरागत अध्ययन है उसके साथ साथ दी जाती हैं। मैंने भी एनसीसी की है और स्काउट एंड गाइड स्कूलों में होती है। और इस तरीके की जो ये हैं, ये स्कूल और कॉलेज में ही होती हैं या इनको बाहर से भी कुछ करने का कोई इरादा है? बिल्कुल कैद साहब, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल लेवल में
भी है, कॉलेज लेवल में भी है, और उसके अलावा हमारे जो ओपन यूनिट्स हैं, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। जैसे आपने बहुत ही वाजिब प्रश्न किया है, हिंदुस्तान में ये चीजें स्कूलों तक सीमित है, लेकिन जब भी मौका मिलता है और हम लोग इस बात का प्रचार भी करते हैं कि आप जैसे लोग भी और बाहर के जो लोग भी हैं वो ओपन ट्रूप को ज्वाइन करके और स्काउटिंग कर सकते हैं। ये अच्छा, सारी जो अच्छा, है एक तरह से। कोई एज जी लिमिट है कैसे? उसमें? कोई एज लिमिट नहीं है सर, कोई जी। एज लिमिट नहीं है जी। ओपन ट्रूप आप ज्वाइन करके बस बहुत साधारण सी बात है, जो स्कूल लाइफ के बाद के लोग हैं, अगर उनकी एज 18 वर्ष से ज्यादा है और क्वालिफिकेशन 10th से ऊपर की है तो वो ज्वाइन करके और ट्रेनिंग ले सकते हैं जी। और राष्ट्र निर्माण की इस प्रक्रिया में अपना योगदान दे सकते हैं। ये ट्रेनिंग लेने के बाद स्कूल में ट्रेनिंग ले या कॉलेज में एनसीसी की ले, जहाँ बाहर से भी ले, तो जी। उस ट्रेनिंग के अंदर क्या बताया जाता है और इस ट्रेनिंग का आगे हमारे जीवन में महत्व क्या आपने देखा? महत्व सर, पहले मैं बच्चों से रिलेटेड बात करता हूँ और फिर आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। एक जी। तरह से ये बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल लेवल में ये सरकार द्वारा एक्टिविटी चलाई जाती है और ये एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। इसको आप एक तरह से, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, वन विद्या आती है और फर्स्ट एड आती है। इस टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है कि जब भी कभी राष्ट्र संकट में हो तो हमारा जो यूथ है बेसिकली वो कंट्रीब्यूट कर सके। अभी कुछ पैंडेमिक की मैं बात करूं, जैसे अभी आप कोरोना का जो फेज रहा उसमें डॉक्टर और पुलिस के बाद हिंदुस्तान में बेहतरीन काम स्काउट के लोगों ने किया। केदारनाथ की अगर आप बात करें, केदारनाथ में जो डिजास्टर हुआ उस टाइम में आर्मी के साथ मिलकर के और बहुत बेहतरीन काम किया। भुज की अगर बात करें तो वहाँ बहुत बेहतरीन काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ मेरा कार्य क्षेत्र है चुटाला में, केदारनाथ का जब डिजास्टर हुआ और जब वो बाढ़ आई, उस होटल में है मेरे चुटाला गांव के ही 4 बच्चे रुके हुए थे हम्म। और वहां सब कुछ जब बह रहा था तो वो बच्चे बैग फेंक के एक बार पहाड़ पर ऊपर की ओर चले जाते हैं और फिर उनको ख्याल आता है कि बहुत सारे जो लोग थे उस होटल में वो इतने डर गए थे क्योंकि मौत बिल्कुल उनको सामने दिखाई दे रही थी और उनका बताना था कि 70 के करीबन लोग उस होटल में थे। तो उन्होंने अपने बैग वहीं पटके और एक रस्सा लेके दोबारा से वो नीचे आते हैं और उनको शायद 2 या 3 मिनट का ये समय मिला, इतने में वो होटल पानी में बह गया। उस 2 या 3 मिनट के समय में उन्होंने 30 लोगों की जान एक रस्से की सहायता से बचा ली थी और 40 के करीबन लोग उस नदी में बह गए और उनको फिर चारों बच्चों को हरियाणा गवर्नमेंट ने गवर्नर भवन में चंडीगढ़ में सम्मानित भी किया। बहुत ऐसे भुज बढ़िया। में भी बहुत सारा। आपके प्रश्न की ओर आता हूँ। जी। बच्चों को इसका एडवांटेज भी रहता है। इसकी फेज है, स्कूल लेवल की फेज है, फिर स्टेट लेवल की है, नेशनल लेवल की है। स्टेट लेवल तक अगर बच्चा ट्रेनिंग लेता है, राज्यपाल पुरस्कार हम उसको कहते हैं, उस बच्चे को गवर्नर भवन में सम्मानित किया जाता है और एकेडमिकली उसको 3% जो मार्क्स है वो मिलते हैं। एकेडमिक मार्क्स के अलावा जितने भी जी। उसके जी। मार्क्स हैं मैट्रिक प्लस टू बीए में, उसमें ऐड होते हैं। और अगर बच्चा राष्ट्रपति अवार्ड तक जाता है तो उसको 5% मार्क्स ऐड होते हैं। जी। जी। उसके अलावा जब बच्चा यूनिवर्सिटीज में जाते हैं उनको एडमिशन में वेटेज मिलती है, गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं वहाँ वेटेज मिलती है। और एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है रेलवे में जॉब में। जो बच्चा राष्ट्रपति अवार्ड कर जाता है उसको रेलवे में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहता है जॉब का, जो बच्चा राष्ट्रपति अवार्ड कर जाए। हमारे बच्चे लगातार सेलेक्ट होते हैं। आपके नियर बाई हम देखते हैं बठिंडा का रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पर मिस्टर बलदेव है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं वो रेलवे में। वो इसलिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं कि वो एक स्काउट है, जी। उस जी। पद से वो। अंबाला में मिस्टर राजे बैठते हैं, बहुत बड़ी पोस्ट है रेलवे में, नॉर्दर्न रीजन के वो जनरल सेक्रेटरी हैं। वाह। और नॉर्दर्न रीजन के जनरल सेक्रेटरी इसलिए हैं कि वो एक राष्ट्रपति स्काउट है। जी। 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 बहुत और बढ़िया। सिरसा की अगर मैं बात करूं तो सिरसा के जो स्टेशन मास्टर हैं वो इसलिए स्टेशन मास्टर हैं कि वो एक राष्ट्रपति स्काउट है। वाह।
और बहुत बेनिफिट है। अभी 2 वर्ष पहले कोरोना में ही मेरा भी एक बच्चा रेलवे में सिलेक्ट हुआ है, आजकल अंबाला में उसकी ट्रेनिंग हो रही है। और कोइंसिडेंस से जिस लड़की से उसका एंगेजमेंट हुआ, उसका भी रेलवे में स्काउट कोटे से ही सिलेक्शन हो गया और वो जयपुर में कार्यरत है। ये जी तो बच्चों को बेनिफिट की बात है और राष्ट्र निर्माण में तो खुद कंट्रीब्यूट करते हैं। जी अब जो आपका जो प्रश्न है कि ओपन स्काउटिंग के लिए जो लोग समाज में रहते हैं उनको जॉब के रिगार्डिंग या दूसरी चीजों में तो कोई एडवांटेज मैं कहता हूँ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो जुड़ते हैं तो वो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर कर सकते हैं। वो जब भी चाहें, जिस तरीके से भी चाहें, इसमें जुड़ सकते हैं। और जी आपको जी एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे इसके थ्रू विदेश जाने का भी मौका मिला। जी लंदन जी। में जम्बूरी हुआ, 2 साल पहले मैं मालदीव गया, देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। वाह। फॉरेन में तो जितनी स्काउटिंग स्कूल लेवल पर होती है उससे कहीं ज्यादा ओपन स्काउटिंग होती है। बहुत सारे लोग जो अपना स्पेयर टाइम है हम्म। वो इस मूवमेंट से जुड़ के देते हैं, तो बाकी लोगों भी इसमें जुड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ जी, बलकार जी धंजू अनूपगढ़ से, मंडा साहब लगातार देख रहे हैं, बलकार जी और मंडा साहब का बहुत धन्यवाद, लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार उनके कमेंट आ रहे हैं, आप भी देख पा रहे होंगे। हाँ, जी बाकी साथियों से भी जो लाइव देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि इससे जुड़ी हुई अगर कोई वो जानकारी चाहते हैं, जैसा कैद साहब का क्वेश्चन था, और कैद साहब से भी निवेदन है कि वो बीच बीच में अगर लिखते रहेंगे तो मैं अपने ज्ञान के द्वारा यथासंभव ये प्रयास करूंगा कि वो जी उनको मैं बता पाऊं और वो इस मूवमेंट से जुड़े। और मेरा सभी व्यूअर से ये अनुरोध भी है कि अगर उनके बच्चे स्कूल या कॉलेज लाइफ में हैं तो वो जरूर इससे जोड़ने का प्रयास करें। और मेरा तो फिर एक मजाक का बीच में प्रश्न आ गया है, और स्वागत मेरी स्वागत तो स्वागत। फैमिली मेरी तो फैमिली स्काउटिंग है। मैंने एलटी किया है, जो हमारी अंतिम ट्रेनिंग होती है एक तरह से स्काउटिंग की। बहुत और बढ़िया। संगरिया मेरी ससुराल भी है, तो मेरी जो मैडम है वो मेरी से पहले राष्ट्रपति गाइड रही है इसी वाह। विद्यापीठ की, संगरिया की। और मेरी शादी के बाद उन्होंने एडवांस ट्रेनिंग स्काउटिंग की ली है। हम्म। और बेटा जो है अभी वो राष्ट्रपति टेस्ट दे के आया है, आपके राजस्थान का पुष्कर में हुआ है पिछले मंथ। उम्मीद करते हैं कि वो भी एक राष्ट्रपति स्काउट बने। बहुत बढ़िया। संगरिया से 2 तो मुझे इस बात का थोड़ा सा मलाल रहता है कि थोड़े से बच्चे कम हैं। संगरिया से शायद 2 ही बच्चे थे, एक हरिपुरा गांव का और एक बेटा था। लेकिन हनुमानगढ़ से अच्छे बच्चे थे। टीबी से 6 बच्चे थे, हनुमानगढ़ से 10 बच्चे थे। मैं पिछले 2 महीने जो राष्ट्रपति टेस्टिंग थी उसमें एज ए चीफ एग्जामिनर बिजी रहा। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति टेस्टिंग कैंप का मैं चीफ एग्जामिनर था, उसके बाद पंजाब स्टेट का चीफ एग्जामिनर था, और उसके बाद दिल्ली में केवीएस का चीफ एग्जामिनर रहा। तो बहुत सारे बच्चों ने राष्ट्रपति टेस्टिंग अब दी है। पिछले 2-3 वर्षों में कोविड के कारण ये टेस्ट नहीं हो पाए थे, लेकिन अब सरकार ने 2 साल एज भी रिलैक्स किया है बच्चों के लिए। कोविड का जो टाइम उनका गया था उसको बीच में ऐड करके रिलैक्सेशन दिया, तो अब बहुत सारे बच्चों ने राष्ट्रपति टेस्टिंग दी है। नॉर्दर्न इंडिया में तो लगभग 5 स्टेट में तो मैं ही चीफ एग्जामिनर रहा। अभी सबके रिजल्ट अवेटेड है, उम्मीद करता हूँ कि बच्चे वो राष्ट्रपति टेस्टिंग पास करेंगे और राष्ट्र निर्माण में कंट्रीब्यूट तो करेंगे ही, लेकिन आगे जब वो कॉलेज लाइफ में या यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो उनको एडवांटेज रहेगा, और रेलवे की जॉब में और दूसरी जॉब में भी उनको एडवांटेज रहेगा। जी जी जी। तो इसमें श्रवण कुमार जी का प्रश्न है सर, जवाब देने की कोशिश, कौन सी क्लास से शुरू होती है? श्रवण जी नमस्कार। तो सर 3 फेज है, बच्चा फर्स्ट क्लास से ज्वाइन कर सकता है। एक पहली जो हमारी फेज है वो 1st to 5th क्लास है, उसमें बच्चों को लड़कों को कब और लड़कियों को बुलबुल कहते हैं। फिर दूसरी मैं जो स्टेज पूछना है चाह रहा वो था। दूसरी जो स्टेज है वो 6th क्लास से 10th क्लास तक है, उसमें स्काउट और गाइड कहते हैं, जो नाम आप सुन पा रहे हैं। और उसके बाद जब 18 प्लस एज हो जाए, बच्चा 11th 12th या कॉलेज में आ जाए, तो उसको रोवर और रेंजर बोलते हैं।
तो कोई एज लिमिट नहीं है फर्स्ट क्लास से। मिनिमम जो एज है वो 5 ईयर है। 5 से 10 ईयर की एज तक वो कब बुलबुल की एक्टिविटीज में भाग ले सकता है। 10 से 17 वर्ष की आयु के बीच में स्काउट गाइड की एक्टिविटीज में, और 17 से 25 में रोवर रेंजर में, और 25 प्लस और 10th के बाद की क्वालिफिकेशन है तो वो एज ए लीडर काम कर सकता है ट्रेनिंग लेकर के। तो कोई एज लिमिट नहीं है श्रवण जी। तो बेटा जिस भी क्लास में है, और अगर कोई इसके रिगार्डिंग आपका जानकारी अलग से चाहिए तो मेरा फोन नंबर अवेलेबल रहेगा, आप बात कर सकते हैं। मैं जी यथासंभव बताने का प्रयास करूंगा, और मेरे लायक जो भी सेवा होगी, नॉर्दर्न रीजन में पूरे में काम करता हूं, तो जैसा भी बन पाएगा मैं प्रयास करूंगा। माननीय डॉक्टर साहब, एक बात अभी ध्यान में आ रही है, वो बीच बीच में मैं पूछता रहूंगा कि ये जितनी भी बातें आपने बताई हैं, राष्ट्र निर्माण में सहयोग, लोक सेवा में, राष्ट्र सेवा में सहयोग, और परिवार में इन चीजों का कुछ असर हो, उसके लिए इसके अंदर कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है, या क्या क्या बातें स्काउट एंड गाइड को सिखाई जाती हैं? सर परिवार में भी एक बहुत बड़ा चेंज आता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरा पूरा फैमिली स्काउट है, तो 3 बातें स्काउटिंग की जो बेसिक हमारी डेफिनेशन है उसमें हम बताने का प्रयास करते हैं कि स्काउटिंग जो है वो एक तरह से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करता है व्यक्ति का। और जी मैं समझता हूँ कि अगर तीनों गुण व्यक्ति में, तीनों तरह से व्यक्ति परिपूर्ण है, शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ है, मानसिक दृष्टि से स्वस्थ है, उसका बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास हो गया है, तो कोई कमी नहीं रहती। एक बात बीच में आ गई है, आध्यात्मिक से मुझे याद आया है, जी आज दुनिया में लगभग 200 से ऊपर, 204 एग्जैक्टली जो फिगर है वो ऊपर नीचे होती रहती है वजन की एफिलिएशन के हिसाब से, टेक्निकल चीजें हैं। पहले 216 का नंबर था, आज 214 कंट्रीज, 204 कंट्रीज में स्काउटिंग है। तो उसका पहला जो फंडामेंटल है, ला है, वो यही है कि इसकी एफिलिएशन उस बच्चे को, उस राष्ट्र को, उस व्यक्ति को मिलेगी जो परमपिता परमात्मा को मानता है, जी जिसकी आस्था है किसी न किसी। जो नास्तिक व्यक्ति है, जी। जैसे चाइना है, तो उनको एफिलिएशन नहीं मिलती है। हम्म। तो परिवार में भी किस तरह से हमको रहना है, और किस तरह से हमारा जो आपस में जो सामाजिक संबंध है उसका टाई अप हो, हमारे पड़ोस के लोगों से हमारा किस प्रकार का टाई अप हो, हमारे रिश्तेदारों से किस प्रकार का, तो वो चीजें भी बच्चों को सिखाई जाती है। उनको एक जो सिलेबस के हिसाब से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया की जानकारी तो दी जाती है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी जो चीजें हैं पारिवारिक। वो भी बताई। जी 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 जी। श्रीमान जी, क्या इनका प्राइवेट स्कूल और, है? हाँ जी, बीच एक में, प्रश्न आया सर, जगदीप कैद साहब। हाँ जी, बीच में एक दर्शक ने आपका टेलीफोन नंबर पूछा है, और कार्यक्रम खत्म होने के बाद इनके जितने भी कमेंट हैं वो आप पढ़िएगा। और टेलीफोन नंबर भी कई लोगों ने पूछा है बीच बीच में। विष्णु शर्मा जी भी कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण योगदान है राष्ट्र निर्माण में। तो इसमें क्या है कि एक बात, ये शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत जैसा राष्ट्र बताया में सर किन बच्चों किन के लिए, बिंदुओं तो को आप, लेकर के चलते हैं? जी सर, पहले एक प्रश्न आया है सर जगदीश जी वर्मा का, श्रीमान जी क्या प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भी स्काउट गाइड के लिए या कब बुलबुल के लिए कोई विशेष फॉर्म अप्लाई करने की आवश्यकता पड़ती है? तो वर्मा जी ऐसा कुछ नहीं है। जिस भी स्कूल में बच्चा पढ़ता है, जो हमारे स्कूल हैं वो डिस्ट्रिक्ट से एक तरह से एफिलेट होते हैं। स्कूल को एक फॉर्म अप्लाई करना होता है, स्कूल को डिस्ट्रिक्ट से एफिलिएशन मिलता है। जिस जिस स्कूल में यूनिट है, आपका बच्चा जिस भी स्कूल में पढ़ता है, उस स्कूल में अगर पहले रजिस्टर्ड यूनिट है कब बुलबुल स्काउट गाइड का, तो उसका वो प्रतिभागी हो सकता है। अगर जी उस स्कूल में यूनिट नहीं है, तो पहले तो अनुरोध करें कि वो, इसकी कोई फीस नहीं है सर, बड़ी मिनिमम फीस है। एक जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, अगर वो एफिलिएशन लेना चाहता है तो उसकी साल की 120 रुपया फीस है। हाई स्कूल का 100 रुपीज है, और मिडिल स्कूल का 80 रुपीज है। बच्चे का मात्र 8 रुपया एक साल का फीस है। अच्छा। और अगर यूनिट नहीं है, अगर उस स्कूल में यूनिट नहीं चल रहा है, और उसके बावजूद भी अगर आप बच्चों को इस लाइन में डालना चाहते हैं,
तो हर एक सिटी में और डिस्ट्रिक्ट में ओपन यूनिट होते हैं। जैसे मैंने भी सिरसा में लड़कों के लिए 2 और लड़कियों के लिए 2 ओपन यूनिट रखे हैं। जी वैसे जी तो मेरी लगभग 210 स्कूलों में सिरसा में स्काउटिंग चलती है, लेकिन जिन स्कूलों में नहीं चलती है उनके बच्चे अगर प्रतिभागी होना चाहते हैं तो फिर मैं उनको ओपन यूनिट में शामिल करता हूँ। जी तो जी। आप उसका भी श्रेय ले सकते हैं, लेकिन आप की अगर कोई और ज्यादा जानकारी हो तो आप फोन पे ले सकते हैं। मैं फोन नंबर आपको शेयर कर दूंगा। हाँ जी। तो जी आगे जैसे इसमें परिवार की बात होगी, राष्ट्र की बात होगी, तो शुरुआत तो मिट्टी से होती है सर। जी किसानी जी से होती है। और हाँ जी शुरू में आपने अपने बारे में जो जिक्र किया, किसानी से जुड़े हुए हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो जी बड़ी खुशी हुई। और निश्चित रूप से जो किसानी से और मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व है, वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा वट वृक्ष बनता है, और न जाने कितने पक्षियों को पनाह देता है, और कितने लोगों को छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, और न जाने क्या क्या देता है। तो आप इन से और क्या क्या काम करवाते हैं रूटीन में, जो है वो क्या काम चलते रहते हैं आपके? जो बच्चे हमारे यूनिट में काम करते हैं उनसे सर यही काम करवाते हैं। जैसे आपने मिट्टी की बात करी, तो हमारे उसमें 9 फंडामेंटल जो है, 9 बेसिक जो बातें हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे आपने अभी कृषि की बात की, सेवा भाव की बात की, पशु पक्षियों की बात करी, तो उसमें हमारा एक ये नियम ही है, जो बच्चा हमारे ज्वाइन करना चाहता है उसको हम 1 महीने का टाइम देते हैं कि 9 बातों के ऊपर वो बच्चा जो हमारा खरा उतरे, उसके बाद ही हम उसको एडमिशन देते हैं। तो उसमें एक लाइन ये भी आती है कि स्काउट गाइड जो है वो पशु पक्षियों का मित्र और प्रकृति का प्रेमी होता है। वाह। तो आजकल का तो मौसम चल रहा है, तो क्योंकि आज को आपको बहुत सारी जानकारियां मिली है। ये आज का जो पीरियड, आप अगर आप स्काउट गाइड के कहीं भी बच्चों को देखेंगे तो वो पशुओं को चारा डालते हुए, कहीं पशुओं को पानी की व्यवस्था करते हुए, कहीं पेड़ों को परिंदे बांधते हुए आपको मिल जाएगी। जी हाँ, जी हाँ। संग्रिया के स्टेशन, आप संग्रिया के स्टेशन पे देखेंगे तो आज भी रेलगाड़ियों में स्काउट गाइड के बच्चे आपको पानी पिलाते हुए मिलेंगे, पेड़ों जी पर जी। परिंदे बांधते हुए मिलेंगे, कहीं पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था क्योंकि अभी इस प्रकार का टाइम चल रहा है तो वो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। जब सर्दी का मौसम आ जाएगा तो वो बच्चे यथासंभव जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे सहयोग लेती है, या जो हम लोग जुड़े हमसे सहयोग लेती है। थोड़ी कोलेक्शन करने के बाद सर्दियों में फिर आपको स्टेशनों के ऊपर वो बच्चे कंबल बांटते हुए नजर आ जाएंगे। वाह। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज है वो बच्चे करते रहते हैं। तो मेरा ये हम्म। मानना है कि बच्चा जब जुड़ता है और इस प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है, तो आजकल 2 चीजों का ज्यादा केत साहब आप हम सब लोग फील करते हैं। एक तो जो ये सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, तो बच्चे उस और ज्यादा अपना जो टाइम है उस पर इन्वॉल्व करते हैं। और दूसरा जो ड्रग्स का या दूसरी जो चीजें हैं समाज में, उसकी ओर भी युवा पीढ़ी के जाने की जो है प्रवृत्ति है। लेकिन हम इस प्रकार की एक्टिविटीज में बच्चों को इन्वॉल्व कर देते हैं कि उस और उनका ध्यान नहीं जाता है। उनका ध्यान जो है इस प्रकार की चीजों में जो है चला जाता है। जो भी उनके पास स्पेयर टाइम है बच्चों का, वो इस टाइप की एक्टिविटीज में लगाते हैं। इसका एक बहुत ही सुंदर उद्देश्य है। मैं आपके श्रीमुख से डॉक्टर साहब सुनना चाहता हूँ। जी जी सर। हाँ जी। इसका बहुत ही सुंदर उद्देश्य है स्काउट गाइड जी का। जी। वो मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ, बड़ा प्यारा लगता है मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा। सर जैसा मैंने बताया 3 फेज है, तीनों के अलग अलग है। जो कबूल फेज, पोली फेज है, उसका जो उद्देश्य है वो है कोशिश करो, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं। और दूसरी जो हमारी पेज है स्काउट गाइड वाली, उसका जो मोटो है तैयार। तैयार का मतलब हर समय तैयार रहना। जी जी जी। राष्ट्र को जब भी जरूरत है, समाज को जब भी जरूरत है, परिवार को जब भी जरूरत है, तैयार। और जो अडल्ट की फेज है उसका जो मोटो है वो है सेवा। सेवा। उसका जो मोटो है वो सेवा है। प्रेम जी मंडा ने बहुत ही सुंदर बात लिखी है एक, कि तीनों स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है वो संग्रिया से है। ये एक और सहयोग मंडा जी ने जानकारी दी कैद साहब। हमारी जी छोटी सी मंडी है संग्रिया, स्वामी केशवानंद की कर्मस्थली है। और देखिए मैं सिरसा में एज ए संगठन आयुक्त काम करता हूँ, और साथ लगते पंजाब में बठिंडा में जो संगठन एज ए संगठन आयुक्त काम करते हैं मिस्टर अमृतपाल बराड़,
वो भी संग्रिया से ही है। मैं सरसा अच्छा। में एज ए संगठन आयुक्त काम करता हूँ, मैं भी संग्रिया से हूँ। और जो गंगानगर के संगठन आयुक्त थे वो भी अब वो एक उनका सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, वो भी संग्रिया से थे। तो तीनों स्टेट का संगम है। और इस छोटी सी मंडी में तीनों जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उनकी जो कमान है वो संग्रिया के हाथ में। मंडा जी ने भी बहुत अच्छी जो जानकारी है शेयर करी है। जी जी जी। अच्छा, अपने डॉक्टर साहब, माननीय डॉक्टर साहब, आपको एक बात जरूर जानकारी में आई होगी कि जी इनकी एक विशेष प्रकार की वेशभूषा होती है, एक ड्रेस कोड होता है। तो इस बिल्कुल। ड्रेस कोड के पीछे क्या बात छिपी हुई है? ड्रेस कोड जरूर है। ड्रेस कोड भी सर अलग अलग है। जो स्काउट गाइड का है बेसिकली वो हमारा ग्रे और ब्लू है, और कप बुलबुल के लिए भी ग्रे और ब्लू है, और एडल्ट्स के लिए दोनों परमिटेड है, पर्पल कलर भी है और वो वाइट कलर भी है। तो जिस को जैसा कलर दिया गया है जैसे, और हमारे ब्लू के पीछे सर एक ही कारण है, हमारा जो ध्वज है वो भी नीले रंग का है। जैसे जी हमारा जी राष्ट्र जी। ध्वज 3 रंग का है, तीनों के अपने मीनिंग है। हमारा नीला है, तो हम अक्सर कहते हैं नीला रंग गगन सा विस्तृत भातृभाव फैलाता। तो हम वाह। हमारी जो यूनिफॉर्म या जो फ्लैग है उसको हम विशालता से जोड़ते हैं सर। जी जी जी। तो उसके पीछे ये एक जो है हमारा लॉजिक है विशालता की, विशाल आसमान की तरह से विशाल। और जो भातृत्व भाव है, नीला रंग है, या जल को हम शीतल मानते हैं, एक शीतलता का भाव, एक विशालता का भाव लिए हुए इसके पीछे जो हमारा मोटिव है वो ये ये तो है। होगी स्काउट सर संबंधी डॉक्टर साहब ड्रेस कोड की बात। और जी अब जो गले में स्कार्फ बांधा जाता है। जी जी हाँ जी। ये जी जी तो इसके भी भिन्न भिन्न रंग देखने को मिलते हैं, सभी का एक रंग का नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल। इनको दोनों को जोड़ करके ऐसे बांध लेते हैं, बहुत ही बढ़िया। जी तो जी इस, जी हाँ जी, ये दूसरे कलर का आ गया है। कई कलर के हैं देखे हैं मैंने। तो जी। ये जो सर इसके बारे में कुछ जरूर बताएं कि ये अलग अलग तो रंगों के इसमें क्यों होते हैं और उनका क्या महत्व है? सर महत्व तीनों का कुछ नहीं है, लेकिन इनका जो कलर है वो ट्रेनिंग के हिसाब से जो है प्रिस्क्राइब किया गया है। जी जो सब हमारे बच्चे से लेकर के और हमारे राष्ट्रीय आयुक्त तक सभी लोग स्कार्फ पहनते हैं। स्कार्फ जो है वो दुनिया में हमारी एकता का एक पहचान है। एक स्कार्फ, और दूसरा हम 3 फिंगर सैल्यूट करते हैं। जी अगर आपके सामने, अगर हम सिविल में है, स्कार्फ नहीं है, कहीं भी जा रहे हैं, अगर स्कार्फ हमारे पास है, 3 फिंगर हम लोग सैल्यूट करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति ये समझ पाता है कि ये स्काउट के फील्ड से जुड़ा है। जी कोई जी। भी स्कार्फ आप पहन सकते हैं। जो मैंने अभी पहना है अपने गले में ये, और एक हमारा नेशनल ट्रेनिंग का खाकी कलर का स्कार्फ है, येलो और ग्रीन। जी ये 4 कलर के जो स्कार्फ है उसको छोड़ करके कोई भी कलर का स्कार्फ कोई भी व्यक्ति, कोई भी ट्रेनर या कोई भी बच्चा पहन सकता है। जैसे ये मेरे हाथ में दूसरा आप सिंपल स्कार्फ देख रहे हैं, ये जी सब पहन सकते जी हैं। ट्रेनिंग का एक लेवल है। हमारी 3 जो अडल्ट ट्रेनर्स हैं उनकी 3 ट्रेनिंग बच्चों के लिए होती है, पहले बेसिक, एडवांस और वुड बेज। जी जब आप वुड बेज के लेवल तक पहुंचते हैं तो आप खाकी कलर का जो स्कार्फ है वो पहन सकते हैं। जिस व्यक्ति जी के गले में खाकी कलर का स्कार्फ है तो सामने वाला जज कर लेता है कि ये वुड बेज होल्डर है, यानी कि बच्चों की ट्रेनिंग देने के रिगार्डिंग जो हाईएस्ट ट्रेनिंग है उस ट्रेनर ने ले रखी है। जी जो भी मैंने गले में डाला है इसको हम कमिश्नर स्कार्फ बोलते हैं। जैसे जिला संगठन आयुक्त बोले, या आयुक्त स्कार्फ है। जिस भी व्यक्ति के पास, चाहे कोई राज्य सचिव है, चाहे कोई राष्ट्रीय सचिव है, चाहे कोई जिला का सचिव है, वो सब लोग ये पर्पल कलर का जो स्कार्फ है वो पहनते हैं। जी सारे वुडवेज होल्डर जो है वो खाकी कलर के पहनते हैं। सेक्रेटरी जो हमारे हैं वो ग्रीन कलर के पहनते हैं। इस प्रकार से ये ट्रेनिंग और अलग अलग जो कलर है वो डिसाइड किए गए हैं। जी और इसको पहनने के बाद हम लोग एक तरह से इसमें नीचे एक नोट लगा देते हैं, उसको हम गुड टर्न नोट कहते हैं, भलाई की गांठ कहते हैं। वो हमारा जो मोटो है सेवा या राष्ट्र निर्माण का,
उसको याद कराती है। जब तक वो लगी रहती है हम सोचते हैं कि हमने राष्ट्र के प्रति अपना जो कर्तव्य है वो पूरा नहीं किया है। हमेशा मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति को एक भलाई का काम रोज करना चाहिए, और वो जी। करने के बाद उस नोट्स को हम एक तरह से रिलीज कर देते हैं, तो हम सोचते हैं कि आज का जो हमारा फर्ज था समाज के या देश के प्रति वो पूरा हो गया है। तो ये इस प्रकार से जो है स्कार्फ की जो है महत्ता है, और ट्रेनिंग के हिसाब से इनके लेवल है। आदरणीय डॉक्टर साहब, इसका जो है बहुत महत्व है और बहुत जानकारी आपने विस्तृत रूप से स्कार्फ के बारे में दी है। और निश्चित रूप से जब बाकी सब प्रकार के दिन होते हैं, फ्लैग डे होता है, ये डे होता है, तो स्कार्फ डे भी होता होगा, उसका भी बताइए कि कब होता है, क्योंकि ये एक प्रकार से आजकल के बच्चों में जीके का प्रश्न भी हो जाता है। हाँ, दो बेसिकली जैसा आपने बताया, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे तो सेलिब्रेट हम करते ही हैं। उसमें तो सब लोग हमारी जो यूनिट्स हैं, चाहे वो आर्मी की है, चाहे होमगार्ड की है, पुलिस की है, उसके अलावा हम लोग 22 फरवरी और 7 नवंबर दो अलग से सेलिब्रेट करते हैं। और स्काउटिंग के जन्म दादा लॉर्ड बैडन पावल को मानते हैं, हम बीपी कहते हैं। उनकी जो बर्थ है 22 फरवरी को, उसको एज ए थिंकिंग डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और दूसरा 7 नवंबर, वो इंडिया से जुड़ी बात है। भारत स्काउट गाइड का पहले बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में भी काम करती थी, हिंदुस्तान स्काउट गाइड, भारत स्काउट गाइड, इंडियन बॉय स्काउट एसोसिएशन। तो 7 नवंबर 1950 को भारत सरकार ने सभी को एक झंडे के नीचे करके भारत स्काउट गाइड का गठन किया। तो उसको फाउंडेशन डेज के रूप में हम 7 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये 2 दिन जो 22 फरवरी है वो तो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, और 7 नवंबर इंडिया में हम अलग से सेलिब्रेट करते हैं 22 के साथ। 22 फरवरी का अ, नाम लिया तो मेरे को अपनी बात याद आ गई डॉक्टर साहब। हाँ। 22 फरवरी को आकाशवाणी सूरतगढ़ की प्रसारण शुरू हुआ था। ओहो। बहुत बहुत अच्छी बात। तो चलो 22 एक बात फरवरी को कॉमन हुई है। आकाशवाणी सूरतगढ़ का प्रसारण शुरू हुआ था, ये भी एक बीच में जानकारी में इजाफा कर गई है आपकी बात। हाँ, मैंने हाँ, एक जगह पढ़ा था 1 अगस्त के स्कार्फ डे स्काउट का जो है वो मनाया जाता है, क्या वो सही है या मैं कुछ उसमें गलत पड़ गया? बिल्कुल सही। बिल्कुल आपने सही पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है। और बीच में कुछ प्रश्न आ गए हैं। रामचंदर जी बोल रहे हैं स्काउट गाइड टोलियां बोले मीठी बोलियां, बहुत अच्छी बात। और रजी राम जी बोल, बहुत ही बढ़िया भाई, शानदार प्रस्तुति, धन्यवाद सर। और बनवारी भाई साहब आया कि से चर्चा से गर्मी में ठंडक का एहसास हो रहा है, बनवारी भाई साहब का धन्यवाद। और इससे पहले एक प्रश्न लिखा कि कहाँ कहाँ सम्मानित होने का मौका मिला। तो सर लगभग ये जो संगठन आयुक्त हर साल गवर्नर भवन जाने का मौका मिलता है। मैं मानता हूँ हर एक व्यक्ति को, गवर्नर जो है हमारा स्टेट चीफ होता है, और हर साल हमें गवर्नर भवन हरियाणा एंड पंजाब का जो है चंडीगढ़, वहाँ सम्मानित होने का मौका मिलता है। लेकिन मैं मानता हूँ जब विदेश में हम लोग जाते हैं, मेरी जिंदगी का सबसे जो स्वर्णिम पल मैं मानता हूँ 2019 में, जब मैं मालदीव में गया और देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। मालदीव की धरती पर जाकर जब तिरंगा फहराया, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा सम्मान मेरे लिए कोई नहीं है। बहुत बढ़िया जब बहुत सारे जी। पाकिस्तान के साथी भी थे वहां पर, श्रीलंका के भी थे, और बांग्लादेश के भी थे, और हांगकांग के भी थे, बहुत सारे देशों के लोग थे। और वहां जब अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, तो मैं मानता हूँ कि उससे बड़ा सम्मान शायद मेरे लिए कोई नहीं है जिंदगी में। और सब जी। कुछ ठीक रहा, ये कोरोना का दौर नहीं रहा, तो अभी सितंबर में साउथ कोरिया जाना है, और उसके बाद 2023 में आयरलैंड का जाने का है मौका। अगर प्रभु इच्छा और सब कुछ ठीक रहा तो ये 2 देश और विजिट करने का मौका मिलेगा। तो ये माने चलता रहता डॉक्टर है। साहब, आप जब बाहर जाते हैं विदेश यात्रा पर, तो स्काउट एंड गाइड्स के बच्चे बच्चियां भी साथ जाते हैं, कोई उनको भी टूर का लाभ मिलता है? कहीं गए हैं तो बताएं। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न कैद साहब आपने किया। स्काउट गाइड के बच्चे तो लगभग हर साल जाते हैं इंटरनेशनल इवेंट में। हमारे संगरिया के बच्चे भी लंदन गए, हम्म। लंदन जम्बूरी में गए। और
हर हर साल कोई ना कोई इंटरनेशनल इवेंट रहता है। जैसे मैंने अभी बोला है कि इस साल साउथ कोरिया में हो रहा है, नेक्स्ट ईयर आयरलैंड में हो रहा है, अभी नवंबर में बांग्लादेश में जम्बूरी हो रही है। पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे, स्काउट गाइड रोवर रेंजर तो करते हैं। जी जी। लेकिन जब मैं मालदीव की बात आपसे कर रहा हूँ 2019 की, उस वक्त श्रीलंका में जम्बूरी हुई, तब कब बुलबुल को जाने का मौका मिला, वाह। पहली बार। बहुत इंडिया के बढ़िया। बच्चे पहली बार, जो स्काउट गाइड रोवर रेंजर तो जाते हैं, क्योंकि बच्चे लगभग 10 वर्ष के बाद अपने आप में सक्षम हो जाते हैं। तो जी ये जी। पहली बार हुआ। और उसमें एक अजूबा था कि हिंदुस्तान से 6 बच्चे गए श्रीलंका इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। वहां लगभग 36 कंट्रीज थे। और मेरा ये सौभाग्य रहा, हिंदुस्तान के कब बुलबुल सेक्शन के बच्चे पहली बार इंटरनेशनल इवेंट के लिए गए, इंडिया से 6। वो 6 के 6 हरियाणा के थे, और वो 6 के 6 मेरे डिस्ट्रिक्ट सिरसा के थे। वाह। और उससे बड़ी बात थी कि 36 कंट्री में उन्होंने हिंदुस्तान का नाम बुलंद किया, और हिंदुस्तान वहां पर प्रथम स्थान के ऊपर रहा। तो आपका संग्रिया से जुड़ाव और इस त्रिवेणी संगम के साथ जो जुड़ाव है वो जी बहुत ही गहरा है। और बिल्कुल। उसका लाभ जो है आ, बच्चों ने खूब उठाया है। बधाई जी देना चाहूंगा आपको। आप जैसा अगर व्यक्तित्व अन्य स्कूलों में भी हो तो बहुत ही बढ़िया है। तो उसके लिए आप जो बाकी अध्यापक गण हैं, किसी भी विषय के हो सकते हैं, बिल्कुल उनके बिल्कुल। लिए क्या कहना चाहेंगे? आपकी वो कैसे अपने आप को मोटिवेट करें कि आपके प्रदर्शन जो बनाए हैं, आपने चले हैं, जी रास्ता बनाया है, उसके ऊपर चल करके एक बहुत बड़ी इवेंट के साथ बच्चों को जोड़ सकें। जी बिल्कुल। जी। तो सभी जो अडल्ट हैं बेसिकली, हमारी चर्चा के बीच में ये बात भी आई कि साहब, तो एजुकेशन से जो जुड़े लोग हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो जरूर मूवमेंट से जुड़े, अपने प्राचार्य को कहें, और अपने जिला के जो संगठन आयुक्त हैं उनको बोलें। और मेरी अगर कहीं भी सहायता की जरूरत होगी राष्ट्रीय मुख्यालय तक, तो मैं यथासंभव उनकी जरूर सहायता करूंगा। और उसके साथ साथ वीवर से निवेदन करता हूं कि उनके पास अगर स्पेयर टाइम है और वो राष्ट्र निर्माण की इस भूमिका में शरीक होना चाहते हैं, और अडल्ट जो बेसिकली हैं, तो वो भी ओपन यूनिट के थ्रू जुड़ करके जरूर इसमें सहभागी हो। बनवारी जी ने फिर लिखा है, कोरोना काल में आपकी भूमिका सराहनीय रही। धन्यवाद सर, आपकी वजह से, समाज की वजह से ही सब संभव हो पाया। इंद्रजीत ढिल्लो वाचिंग, रामचंद्र जी देख रहे हैं। हाइक पर जाना बहुत मजेदार होता है, रामचंद्र जी लिखे के सब चर्चा आ गई। बिल्कुल रामचंद्र जी, 3 प्रकार की हाइक हम लोग करते हैं। जी। एक माउंटेनिंग करते हैं, एक कोस्टल करते हैं, और एक डेजर्ट की करते हैं। बच्चों को भी करवाते हैं, अडल्ट को भी 3 प्रकार की ट्रैकिंग कराते हैं। अब आजकल मई और जून में हमारे बच्चे जो है माउंटेनिंग में जाते हैं, मनाली में और शिमला में और इधर उत्तराखंड में ट्रैकिंग करते हैं। और अक्टूबर का जो महीना होता है, सितंबर अक्टूबर का, उसमें कोस्टल एरिया में, जैसे जगन्नाथपुरी से कोणार्क तक हम लोग ट्रैकिंग करते हैं। केरला में कोस्टल एरिया में ट्रैकिंग करते हैं। और सर्दियों के दिनों में आपके राजस्थान में जैसलमेर और बीकानेर के क्षेत्र में डेजर्ट की जो ट्रैकिंग है वो भी होती है। तो सर ने लिखा है कि हाइक बहुत बड़ा बढ़िया अनुभव होता है। बहुत धन्यवाद सर, आपने एक एक्टिविटीज को सराहा है। जी। डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें अभी आपके अंदर छिपी हुई हैं। ये बातें किसी इंटरव्यू के अंदर सामने नहीं आ पाती, या कोई अपना साक्षात करते हैं उसमें तो लिमिटेड हो जाता है दोनों पक्षों का पूछना जी और बताना। और सहज चर्चा में क्या है कि खुल करके आपने बात अपनी सामने रखी है। कोई आज ऐसी बात बताना चाहें, शेयर करना चाहें, जो आज तक आपके श्रीमुख से बाहर ना निकली हो, दिल से बाहर ना निकली हो? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई पहलू है जो ना रहा हो। बड़ी सीधा सा व्यक्ति हूँ और सीधी किताब हूँ। जो बातें मेरे मन में है वो अक्सर जुबान पर आ जाती है। और अगर कोई बात मेमोरी से स्लिप है तो वो बात अलग है। अदरवाइज जो चीजें मेरे जहन में थी वो खुल करके मैंने आपसे करने की शेयर की। और क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं और लाइव में अपने आप की बातें होती है, अगर उसमें कहीं कोई त्रुटि है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, और अपने जो व्यूअर्स हैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ।
कैद साहब आपसे और जो लोग जुड़े हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि कोई अगर और वो जानकारी इस संदर्भ में चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या मैं अपना फ़ोन नंबर भी शेयर कर दूंगा। मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। जी। अब एक बात चलते चलते पूछ लूं, कैंप बहुत होते हैं, जगह जगह होते हैं, अलग अलग जगह होते हैं, ऊंचाइयों पर होते हैं, गहराई पर होते हैं, विदेशों में होते हैं, कहीं भी होते हैं। कोई ऐसा कैंप जो विशिष्ट बन गया हो आपके लिए, उस बात को शेयर करेंगे? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा जैसा एक प्रश्न किया। मैं पिछले 17-18 वर्षों से इस फील्ड में हूँ, और जैसा मैंने आपसे शेयर किया कि कैंप हिली एरिया में भी होते हैं, डेजर्ट पे भी होते हैं और कोस्टल एरिया में भी होते हैं, और हिंदुस्तान के लगभग हर कोने में मुझे जाने का सुअवसर मिला, विदेश जाने का भी मौका मिला। उससे एक प्रश्न मेरे जहन में आया कि मेरे बच्चे जो हैं, मैंने जैसे आपको बताया श्रीलंका भी गए, शिमला भी जाते हैं, पुष्कर भी जाते हैं, कैलकाटा भी गए, बेंगलोर, हैदराबाद मेरे जो बच्चे हैं विजिट किया। और उससे मेरे जहन में एक प्रश्न आया कि क्यों ना मैं एक ऐसा एक इवेंट अपने जिले में ऑर्गेनाइज करूं ताकि पूरे हिंदुस्तान के बच्चे वहां भी आए। वाह। उसके लिए मैंने 2013 से लगभग प्रयास करना शुरू किया राष्ट्रीय मुख्यालय में। मैंने कहा मेरे बच्चे पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, विदेश जाते हैं, मैं भी जाता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के बच्चे आकर के मेरा सिरसा भी देखें। वाह। और लगभग 3-4 वर्षों के प्रयास के बाद मैं कामयाब हुआ। एक राष्ट्रीय स्तर का इवेंट हरियाणा को मिला। बड़ी मुश्किल के बाद राष्ट्रीय मुख्यालय ने चंडीगढ़ दिया, तो मैं चंडीगढ़ बातें करता रहा कि मुझे सिरसा में इवेंट करना है। तो वहां पर हमारी फाइल फंस गई। पहले तो दिल्ली से हरियाणा को नहीं मिला, हरियाणा को मिले तो वो कहते हैं सिरसा जो है चंडीगढ़ से फार अवे है, बहुत रिमोट है, 300 किलोमीटर है। हम जो ये इवेंट है पंचकुला या यमुनानगर में नजदीक जो है अम्बाला में, जहाँ ज्यादा फैसिलिटी है, करना चाहेंगे, लेकिन मैंने प्रयास किए तो वो सिरसा में आया। फिर मैं कलेक्टर महोदय से मिला, मैंने कहा इस तरह से ये मुझे एक इवेंट करना है, तो वो कहते कोई बात नहीं। मैंने कहा सर मुझे तो गाँव में करना है। तो कलेक्टर वाह। साहब ने मना कर दिया, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे आएंगे और गाँव में। मैंने कहा सर देखो मेरी इच्छा तो यही है। तो बहुत प्रयासों के बाद कलेक्टर साहब ने परमिट किया, और मैंने एक रुगवाना गांव है, वहाँ के एक सरपंच मिस्टर जगतार सिंह जी हुए, उनके सहयोग से वो इवेंट मैंने किया। और आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के 23 स्टेट के बच्चों ने उस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। और ग्रामीण लेवल पर हरियाणा सरकार और कलेक्टर महोदय की रेणुबाई से बहुत ही बेहतरीन सेवाएं वहां पर, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज की बात हो, चाहे सफाई की बात हो, या खाने की बातें हो, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने की। आज जब भी देश के विभिन्न कोनों में जाता हूं तो सभी स्टेट मुझे साधुवाद देते हैं कि उस लेवल का इवेंट नहीं हो पाया। तो मैं अपने आप का सौभाग्य और अपने जीवन का वो स्वर्णिम पल मानता हूं कि एक राष्ट्रीय लेवल का जो इवेंट है वो मैंने एक छोटे से गांव में किया। आपकी इस लाइव जो चर्चा है उसमें 2-3 लोग हैं जो उस बात के साक्षी हैं, जी जी जिनको जी वो जी। इवेंट देखने का मौका मिला था। आज की चर्चा में वो देख रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि वो सबसे बड़ा इवेंट था मेरे जीवन का। जी जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम लगभग समापन की ओर है, और चलते चलते मैं एक बात और उगलवाना चाहता हूँ। जी सर। भावी योजना आपकी क्या है? पिछली योजनाएं तो आपकी बहुत अच्छी लगी, और बहुत लोगों ने उसका फायदा उठाया, और आपने कुछ लीक से हट करके बहुत अच्छे प्रयास किए, गहन प्रयास किए, और उसमें आप सफल हुए। भविष्य की क्या योजनाएं आपने संजो रखी हैं या बना रखी हैं? भविष्य में तो जैसा कैद साहब आपसे मैंने चर्चा की है कि लगभग 22-23 का वर्ष का जो समय है वो मेरा एजुकेशन में बीता है, और पिछला 17-18 वर्ष का स्काउटिंग में बीता है। आज आपकी तरह से मैं 50 प्लस की एज में चला गया हूँ। मैं बहुत सारे साथी मेरे जो हैं डिस्ट्रिक्ट के इस चर्चा में लाइव है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि ये जो है मेरे डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग ले ली है और वो इस मुकाम तक आ गए हैं। तो मैंने एक तरह से अपनी स्वैच्छिक जो सेवानिवृत्ति है स्काउटिंग की, उससे मैंने घोषणा कर रखी है, और ये मैंने वादा कर रखा है, चाहे वो संगरिया में रहते हुए या सिरसा में रहते हुए, कि जब तक
मेरा शरीर साथ देगा तब तक स्काउटिंग के लिए मैं समर्पित रहूंगा और खुले मन से उसकी सेवा करता रहूंगा। लेकिन शासकीय सेवा के और डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से तो अपनी एक लिमिट है। तो मैंने अपनी हाईएस्ट ट्रेनिंग ले ली है, हर लेवल के इवेंट मैंने ऑर्गेनाइज किए हैं और एक अच्छी टीम मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में और इस एरिया में बनाई है। अब एक तरह से आपकी तरह से मैं अपना जो कार्यभार है भावी योजना में उनके कंधे पे डालकर थोड़ा स्वतंत्र होना चाहता हूँ और स्वतंत्र रूप से, जैसा आप सोच रहे थे कि हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, तो बाहर से जैसे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में आप लोगों की इच्छा है, मेरी भी ये इच्छा है कि मैं जुड़ के राष्ट्र की सेवा तो करता रहूं, लेकिन ये जो कार्यभार है वो जो अभी युवा पीढ़ी है उसके कंधों पर आना चाहिए। जी जी जी। डॉक्टर साहब, बहुत आनंद आया आपसे चर्चा करके। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज के कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, सोच करके चले होंगे हम लोग, उससे कहीं हमारे दर्शकों ने इसको पाया होगा और देश विदेश के बहुत सारे लोग जो हैं वो भी इसकी तरफ आकर्षित हुए होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो भारत से दुनिया सीखती है और लाभ भी उठाती है। और विदेशों में जाना, और आपने सबसे बढ़िया इतनी बड़ी इवेंट को अपने राज्य की त्रिवेणी संगम के साथ जोड़ने का जो महती प्रयास किया, ये तो सुन करके मैं गदगद हो गया। बहुत ही अच्छा लगा। और ये मिट्टी से जुड़ा व्यक्तित्व ही ऐसा कर सकता है। तो कुछ और संदेश आप देना चाहेंगे तो? तो मैं सर, स्काउटिंग की बातें बहुत सारी हो गई, उसके अलावा 2 संगठन में और काम करता हूँ, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो बीइंग ए प्रवक्ता, मैं हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनके निदान की कोशिश करता हूँ, वो एक अलग इशू है। और पिछले थोड़े से समय से हमारे यहाँ योगा की एक बेहतरीन क्लास चलती है, पतंजलि योग समिति की। मंडा जी भी उसी से जुड़े हैं, हमारे प्रभारी हैं, मैं भी उसकी तहसील का सह प्रभारी हूँ। तो मैं चाहता हूं कि स्काउटिंग की मूवमेंट से जुड़े राष्ट्र निर्माण में योगदान भी दे। और एक सबके लिए मेरा संदेश है कि योग वो जरूर करें। योग का जीवन में बहुत महत्व है। आज हमारा जिस प्रकार का खान पान हो गया है और स्वास्थ्य के जिस प्रकार से इश्यूज आ रहे हैं, तो सबसे जो हम कहते हैं कि सबसे जो पहला सुख है कि पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया। तो आप अपने लिए 20 मिनट आधा घंटा जरूर निकालें। और मैं स्पेशली तो नहीं कहना चाहता कि पतंजलि योग समिति बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप कहीं से भी उसकी जानकारी ले सकते हैं। उससे जुड़ करके मेरा ये निवेदन सभी साथियों से है कि अपने बच्चों को स्काउटिंग से जोड़े। आपके पास भी अगर स्पेयर टाइम है तो उससे जुड़े, और लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए योग आप जरूर करें। ये मेरा निवेदन सभी से है। हमारे जिला सचिव शायद लेट जुड़े हैं, सुखदेव जी ढिल्लो इस लाइव चर्चा में है, मेरे से सीनियर साथी है, उनका भी मैं अभिवादन करता हूँ। ढिल्लो साहब नमस्कार जी। हाँ, तो अब आपकी चर्चा ही मतलब जो इतनी प्यारी चल रही है और लुभाने वाली है कि समय का कुछ भान नहीं रहता। फिर कुछ ना कुछ बात याद आ जाती है। क्योंकि कोई भी आदमी चलता है, तो बच्चा चलता है तो एक कदम लड़खड़ाते हुए रखता है, गिर जाता है। दूसरा कदम रखता है, लड़खड़ाते हुए गिर जाता है। धीरे धीरे वो चलना सीख जाता है और जब चलने लग जाता है तो उसके पीछे कारवां बन जाता है। फिर आगे आदमी अकेला नहीं रहता, पीछे बहुत लंबा कारवां हो जाता है। और आपका इतना लंबा जीवन इसमें सेवा में गुजरा है, तो निश्चित रूप से आपका पीछे कारवां होगा। आपके साथ सपोर्ट करने वाले बहुत सारे नाम होंगे जिनको आप बताना बहुत पसंद करेंगे। तो मैं उनके नाम सुनना चाहूंगा, उनको बताना चाहिए आपको। बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय मुख्यालय का और राज्य मुख्यालय का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग और ये अपॉर्चुनिटी दी। उसमें एक बहुत बड़ा नाम मिस्टर LS वर्मा है, मैं उनको अपना आदर्श मानता हूं इस क्षेत्र में। और मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी काफी सारे साथी इसमें जुड़े हैं, जैसे मेरे सीनियर हैं सुखदेव जी ढिल्लो जो जिला सचिव हैं, और आने वाली पीढ़ी में भी 2-3 लोग इस लाइव चर्चा में हैं, और भी लंबी टीम है। मिस्टर सिकंदर जी हैं, डॉक्टर सिकंदर हैं, डॉक्टर शिशुपाल जी हैं, और कुलविंदर जी सरा है, वो शुरू से ही लाइव चर्चा में जुड़ गए हैं। तो एक अच्छी टीम इसमें तैयार हुई। केत साहब, आपसे मेरा एक प्रश्न है, मेरे जहन में आ गया मीनवाइल, वो पहले मैं पूछूं। आप
का नाम काफी मैंने सुना। पहला तो मेरा सौभाग्य है कि आपसे मुझे लाइव चर्चा शेयर करने का मौका मिला। आप जो सूरतगढ़ में रेडियो स्टेशन में कार्यरत रहे, तो आपका फील्ड क्या रहा, कार्य क्षेत्र आपका क्या रहा? ऑल इंडिया रेडियो सूरतगढ़ में ही ये शुरू हुआ था। और जी ये थोड़ा ही टाइम हुआ था इसको शुरू हुए, तब जी इसके लिए वैकेंसी निकाली गई। 4 पोस्टें अनाउंसर के लिए थी खाली। तो उस मैं वहाँ सूरतगढ़ में ही था, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में। लगभग जी दो जी ढाई साल मैंने काम किया। और उसके बाद क्या है कि ये फॉर्म मैंने भर दिया। तो हाँ जयपुर में बताया गया, कहते जी पहले ऑडिशन होगा आपका, वॉइस टेस्ट होगी। अच्छा, उससे पहले क्या है कि मैं रेडियो पे कई कार्यक्रम दे चुका था। और जी जो अधिकारी थे जो रिकॉर्डिंग करते थे मेरी वार्ता वगैरह की, तो वो भी कहते थे कि भी बोलवानी अच्छी है, हिंदी भी अच्छी है, क्योंकि मैंने स्कूल में संस्कृत पढ़ी थी तो थोड़ी हिंदी ठीक हो जाती है। तो वहाँ ये टेस्ट हुआ, वॉइस टेस्ट, उसमें ठीक हो गया। फिर उन्होंने कहा कि जी रिटन टेस्ट होगा, वो भी दिया, उसमें भी क्लियर हो गए। और फिर कहा जी इंटरव्यू होगा। उन्होंने भी कहा कि भाई आप तो पंजाबी भाषी हैं, हाँ शायद पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी स्टेशन है और राजस्थानी स्टेशन है ये। दो हाँ भाषाएं हैं या दो बोलियों के आदमी इसके अंदर चाहिए हमें। मैं जी कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने पंजाबी में भी बुलवाया मेरे से, तो पंजाबी बोल दी। कहते आप पंजाबी भाषी हैं? मैंने कहा बिल्कुल हूँ। तो राजस्थानी कैसे बोलेंगे आप? राजस्थानी में प्रोग्राम करना पड़ा तो मैंने कहा जी बखूबी बोल लूंगा। कहा जी बोल के दिखाओ। उसके बाद लगभग 15-20 मिनट का इंटरव्यू मेरा जो राजस्थानी में ही चलता रहा। उन्होंने कहा कि जी आप तो बिल्कुल फिट हैं। फिर हाँ उन्होंने कुछ श्लोक बताए कि जी ये संस्कृत के पढ़ के दिखाओ। आती है? मैंने कहा जी पढ़ दूंगा। पढ़ दिए। कहते कि ठीक है जी, इस तरीके से। और ये मान लीजिए कि गंगानगर जिले का और हनुमानगढ़ जिला जो उस टाइम अविभाजित था, हाँ, एक बिल्कुल एक ही बाद था। में हाँ अलग हुआ है। तो उसका गंगानगर से मतलब कि पहला उद्घोषक होने का गौरव प्राप्त है मेरे को। और बहुत बढ़िया। वहीं ज्वाइन किया और वहीं 14 में सेवानिवृत्ति हुई है मेरी। और जी हमारे श्रोताओं ने बहुत कमाल का नाम दिया है मेरे को। और मेरे बिल्कुल। काम को हर क्षेत्र में उन्होंने पसंद किया है। मैं सबका आभारी हूँ। जी। सर मेरे जहन में एक बात आ रही है रेडियो के ऊपर। पहले रेडियो ही हमारे एंटरटेनमेंट का एक साधन था, बाद में टीवी आया और आप बहुत लंबे टाइम जुड़े रहे। तो कहीं जो हमारा क्रिकेट या दूसरी चीजें जो लाइव कमेंट्री हुआ करती और उसमें भी आपको जुड़ने का मौका मिला? नहीं, उसके लिए मैंने कोशिश नहीं की। हमारे साथ एक और साथी होते थे, कुलविंदर सिंह कंग। जी कुलविंदर सिंह कंग होते थे हमारे साथ। और हाँ उन्होंने इसके कमेंट्री के लिए प्रयास किया था, और वो सफल भी हुए, और वो इंटरनेशनल नेशनल लेवल की कमेंट्री करते थे। हाँ। तभी मेरे जहन में ये प्रश्न आया कि पहले रेडियो ही सोर्स होता था और हम अपने बचपन में सुना करते, तो नाम और आवाज आपकी सुनी थी। तो जैसे ही बनवारी भाई साहब ने लास्ट मोमेंट में कहा, तो मैंने कहा जरूर, मेरी ये दिली इच्छा है। और मैं अपनी ओर से आपको बहुत साधुवाद देता हूं कि आपसे मुझे आज सम्मुख होके चर्चा करने का मौका मिला। ये मेरा भाग्य है। और सभी व्यूअर्स को मैं अपनी ओर से एक बार फिर बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ कि इस 1 सवा घंटे की लंबी चर्चा में वो हमारे साथ रहे और इतना कीमती जो वक्त था उन्होंने हमें दिया। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और आशा करूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं वो इस सहज चर्चा से बहुत कुछ पा चुके होंगे, और उसके ऊपर चिंतन मनन करें, और उसके ऊपर अग्रसर हों। और डॉक्टर इंद्र सेन जी का जो एक सपना है लंबा कारवां बनाने का, उसमें अपना सहयोग दें। और मैं आपको फिर से बहुत बहुत अभिवादन करता हूं आपका। और आपने मेरे छोटे से निमंत्रण को स्वीकार किया और आज अपना कीमती वक्त दिया। इसके लिए मेरी तरफ से और मेरे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।